नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधि निर्माता सदन में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जिला अदालतों में जमानत याचिका अस्वीकार करने के मामलों पर चिंता प्रकट की है। आईडेक्स फ्रेमवर्क के तहत एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स अर्थात अदिति योजना शुरू की गई। कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का पटना में उद्घाटन किया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ई किसान उपज निधि लॉन्च की। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज की पहली मुख्य खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधि निर्माता सदन में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। हाल ही में सीता सोरेन बना भारत संघवाद 2024 में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 1998 के पीवी नरसिंहा राव मामले में दिए गए अपने निर्णय को रद्द कर दिया है। चलिए अब निर्णय से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। निर्णय में कहा गया है कि रिश्वत के लिए उन्मुक्ति नहीं है, अर्थात रिश्वत लेने के आरोपी सांसद या विधायक संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभियोजन से किसी भी तरह की उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान के अनुच्छेद 105 की धारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 194 की धारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि विधानमंडल में विधायकों द्वारा कही गई किसी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही निर्णय में एक सांसद या विधायक द्वारा विशेषाधिकार का दावा करने पर यह दोहरे परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें पहला परीक्षण है कि दावा किया गया विशेषाधिकार सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा परीक्षण है कि इसकी आवश्यकता एक विधि निर्माता के अनिवार्य कर्तव्यों के निर्वहन के कार्य से संबंधित होनी चाहिए। अगर क्रिमिनल कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो क्रिमिनल कोर्ट्स को विधि निर्माताओं के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामलों की सुनवाई से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया है कि उनके द्वारा सुनवाई को सदन अवमानना या उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन मान सकती है। संसदीय विशेषाधिकारों के दायरे को समझें तो संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य विधि निर्माताओं को बिना किसी भय के बोलने और मतदान करने की सुरक्षा प्रदान करना है। मतदान करने संबंधी सुरक्षा वाला प्रावधान राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी समान रूप से लागू होता है। इस खबर के साथ हम 1998 के पीवी नरसिंहा राव बनाम राज्य मामले को समझ लेते हैं। इस मामले में आरोप लगाए गए थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में मत देने के लिए रिश्वत ली थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 3:2 बहुमत से अपना निर्णय सुनाया था। निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 105 की धारा 2 और अनुच्छेद 194 की धारा 2 के तहत सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद व विधानमंडल में किसी भी भाषण या वोट के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण प्रदान करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने जिला अदालतों में जमानत याचिका अस्वीकार करने के मामले पर चिंता प्रकट की है। आपको बता दें कि सीजेआई ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों में जमानत देने से मना करने की आदत बढ़ रही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इस आदत के कारण उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दायर अपीलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति न्याय शास्त्र के चिरकालिक सिद्धांत की भी अनदेखी कर रही है। इस सिद्धांत के अनुसार जमानत नियम है, जेल अपवाद है, यानी बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बालिया 1978 मामले में इस सिद्धांत का उल्लेख किया था। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि सुनवाई के दौरान आवश्यक होने पर अभियुक्त मौजूद रहेगा तो उस अभियुक्त को हिरासत में रखना अनिवार्य नहीं है। अब चलिए जमानत के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के अनुसार जमानत से आशय किसी अपराध के आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति को कानूनी हिरासत से बेल देने से है। हालांकि यह बेल उस अभियुक्त द्वारा एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड जमा करवाने के बाद अधिकृत प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।
यह मानव मूल्यों की दो बुनियादी अवधारणाओं का समावेश सुनिश्चित करती है। इन अवधारणाओं में शामिल है आरोपी व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता का लाभ उठा सकता है तथा लोकहित। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीजेआई ने यह भी कहा है कि अदालतों में मामलों के स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट की संस्कृति भी बढ़ रही है। इससे मुकदमे लंबे समय तक चलते रहते हैं और लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं बीएनएसएस के तहत उल्लेखित प्रमुख प्रकार की जमानतों के बारे में। जमानत योग्य अपराधों में जमानत, इसमें धारा 478 के तहत अभियुक्त को कुछ शर्तों पर जमानत दी जाती है, जैसे यदि किसी आरोपी या विचाराधीन व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है। इसके अलावा यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है। दूसरा है गैर जमानत योग्य अपराध में जमानत। अभियुक्त व्यक्ति को कुछ आधारों पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसके लिए आरोपी व्यक्ति धारा 480 के तहत जमानत या जमानत बॉन्ड जमा कर सकता है। धारा 482 के अनुसार यदि किसी को यह आशंका है कि उसे एक गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की। आईडेक्स फ्रेमवर्क के तहत एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स अर्थात अदिति योजना शुरू की गई है। आइए अब योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसे वित्तीय सहायता के रूप में 25 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट का 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन भारत में इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं हैं। ऐसी तकनीकें कोर रक्षा क्षेत्र में उपयोग वाली होंगी और उन्हें निर्यात भी किया जा सकेगा। अगर हम इस योजना के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों की बात करें तो इसमें ऐसे स्टार्टअप शामिल होंगे जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अर्थात DPIIT के परिभाषा के दायरे में आते हैं और मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत या निगमित कोई भी भारतीय कंपनी भी इसमें शामिल होंगी। इसमें मुख्य रूप से MSME अधिनियम 2006 के तहत MSME के रूप में परिभाषित कंपनियां शामिल होंगी। स्टार्टअप्स या MSME के रूप में पंजीकृत व्यक्तिगत इनोवेटर्स अर्थात अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं। यह योजना टेक्नोलॉजी वास्ट टूल के रूप में कार्य करेगी। इसे आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं तथा रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए विकसित किया जाएगा। इस योजना की अवधि 2023-24 से 2025-26 तक होगी। अब खबर के अंत में हम रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार अर्थात आईडेक्स के बारे में जान लेते हैं। आईडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DIO का कामकाजी फ्रेमवर्क है। DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत निगमित एक कंपनी है। DIO का गठन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आईडेक्स DIO डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के विजेता स्टार्टअप्स या व्यक्तियों को 1.5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान करता है। यह अनुदान राशि परियोजना की लागत और स्टार्टअप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार पर दी जाती है। युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए आईडेक्स को आईडेक्स प्राइम के रूप में विस्तारित किया गया है। इसमें सहायता अनुदान को 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली मुख्य खबर के बारे में। कलपक्कम तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में कोर लोडिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि कोर लोडिंग क्रिटिकलिटी प्राप्त करने का पहला तरीका है। इसके बाद परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन शुरू होता है। गौरतलब है कि कोर लोडिंग प्रक्रिया में रिएक्टर कंट्रोल सब असेंबली की लोडिंग, फिर इसके बाद ब्लैंकेट सब असेंबली और फ्यूल सब असेंबली चरण शामिल होते हैं। क्रिटिकलिटी का आशय है कि विखंडन प्रक्रिया रिसाव या अवशोषण द्वारा लुप्त न्यूट्रॉन की भरपाई के लिए पर्याप्त न्यूट्रॉन बनाती है ताकि विखंडन की प्रक्रिया बिना रुके चलती रहे। क्रिटिकलिटी वास्तव में दुर्घटना की रोकथाम तथा अनियंत्रित परमाणु विखंडन चेन रिएक्शन से सुरक्षा से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PFBR की क्षमता 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। इस रिएक्टर से बिजली उत्पादन भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसका निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम
लिमिटेड यानी भाविनी ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया है। चलिए अब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह तीसरी पीढ़ी का उन्नत परमाणु रिएक्टर है। इसे विखंडनीय सामग्री प्लूटोनियम 239 यानी परमाणु ईंधन की खपत की अधिक उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पीएफबीआर के अंदर आरंभ में यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यानी MOX ईंधन का उपयोग किया जाएगा। इसमें अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए यूरेनियम 238 को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, इसलिए इसे ब्रीडर कहा गया है। आपको बता दें कि ट्रांसम्यूटेशन एक रासायनिक तत्व का दूसरे रासायनिक तत्व में रूपांतरण है। इसके साथ ही इसमें थोरियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया के बाद यह यूरेनियम 233 में रूपांतरित हो जाता है। पीएफबीआर में शीतलक के रूप में लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य लाभ की बात करें तो रिएक्टर के अंदर मौजूद पैसिव सेफ्टी फीचर्स के कारण इसे आपात स्थिति में तुरंत और सुरक्षित रूप से बंद किया जा सकता है। इस रिएक्टर के चालू होने के बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से वाणिज्यिक रूप से ईंधन उत्पादन करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश होगा। ऐसा पहला देश रूस है। अब बात करते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का पटना में उद्घाटन किया गया। यह केंद्र गंगा डॉल्फिन के अध्ययन के प्रति समर्पित एशिया में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक विमर्श व अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा। आइए अब गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह दुनिया में ताजे जल की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसका वितरण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली तथा नेपाल, भारत और बांग्लादेश की कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में प्रमुखतः है। अगर इसके संरक्षण की स्थिति को देखें तो IUCN के अनुसार इसे एंडेंजर्ड स्थिति प्राप्त है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में यह अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। इसके अलावा यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन अर्थात साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। आइए अब गंगा डॉल्फिन की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं। इसे स्थानीय रूप से सूंस के नाम से जाना जाता है। यह सांस लेने के दौरान उच्चारण वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, इस कारण इसे यह नाम दिया गया है। यह डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। ये इकोलोकेशन की मदद से शिकार करती हैं। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। जब ये ध्वनि तरंगे आसपास की किसी मछली या अन्य शिकार से टकराती हैं तो ये ध्वनि तरंगे डॉल्फिन के पास प्रतिध्वनि अर्थात इकोज के रूप में वापस आकर उसके मस्तिष्क में उस जीव का प्रतिबिंब निर्मित कर देती हैं। इस प्रकार डॉल्फिन उन मछलियों या जीवों का शिकार कर लेती हैं। डॉल्फिन अक्सर अकेले या छोटे समूह में पाई जाती हैं। आमतौर पर एक माता डॉल्फिन अपनी संतान डॉल्फिन के साथ रहती है। मादा डॉल्फिन नर डॉल्फिन से बड़ी होती हैं। वे हर 2 या 3 साल में एक बार केवल एक ही संतान को जन्म देती हैं। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु कई पहले भी शुरू की गई हैं। जैसे 2021 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है। इसके कुछ पर्यावासों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे बिहार का विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 2022 से 2047 तक नदी डॉल्फिन और जलीय पर्यावासों के संरक्षण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पत्र जारी किया गया है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ई किसान उपज निधि लॉन्च की। आपको बता दें कि ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA की एक डिजिटल गेटवे पहल है। इसका उद्देश्य किसानों को WDRA में पंजीकृत गोदामों में रखे गए उनके अनाज के स्टॉक के बदले बैंकों से फसल कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने में मदद करना है। यह ऋण इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स यानी ENWRS के बदले दिए जाएंगे। अब चलिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। WDRA की स्थापना WDRA अधिनियम 2007 के तहत 2010 में की गई थी। WDRA के मुख्य कार्य की बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जैसे पंजीकृत गोदामों के नेटवर्क के माध्यम से सभी कमोडिटीज के लिए एक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स यानी NWR प्रणाली स्थापित करना। इसके अलावा NWR प्रणाली को व्यापार का एक प्रमुख साधन बनाना तथा इसके बदले ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।
और अंत में बैंकों को सही लोगों को अधिक ऋण देने में मदद करना तथा पंजीकृत गोदामों में किसानों के भंडारित उत्पादों के बदले ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना। गौरतलब है कि WDRA विनियम 2011 NWRs के लिए नियम तय करता है। इनमें रिसिट्स के मानकीकरण, जारी करने, वापस करने आदि की शर्तें शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, NAFED और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सेंट्रल पूल स्टॉक को WDRA के पंजीकृत गोदामों में रखा जाएगा। वेयरहाउस रिसिट्स के बारे में बात करें तो वेयरहाउस रिसिट्स वास्तव में किसी व्यक्ति के उत्पादों के भंडारण के बदले जारी की जाने वाली रसीद या पावती होती है। यह रसीद या पावती वेयरहाउस मैन या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जारी करता है। इसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाता है। इसमें वेयरहाउस मैन द्वारा स्वयं के उत्पादों का भंडारण शामिल नहीं होता है। गौरतलब है कि ENWR को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2017 में लॉन्च किया था। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मैक्सिको। इस देश की राजधानी है मैक्सिको सिटी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको सिटी में भी डे जीरो की स्थिति बन गई है। डे जीरो की स्थिति में पानी केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही दिया जाता है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह देश उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलीज और ग्वाटेमाला के साथ सीमाएं साझा करता है। इसके साथ ही यह कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। चलिए इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यह रिंग ऑफ फायर में शामिल है। गौरतलब है कि रिंग ऑफ फायर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है और यहाँ लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती है। इसका उच्चतम शिखर पिको डी ओरिजाबा है। यहाँ की प्रमुख नदियों में रियो ग्रांडे नदी और कोलोराडो नदी शामिल है। यहाँ सोनोरन मरुस्थल स्थित है। आज की संक्षिप्त सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो वह बाद में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। भारत के निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में राहत शिविरों में वोट डालने के लिए मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक योजना अधिसूचित की है। इस कदम से अपने मूल निवास स्थानों से विस्थापित हुए लोगों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्रक में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का हिसार में उद्घाटन किया। यह इस्पात के संधारणीय उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा। यह रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर पैनल्स से युक्त दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी है। प्रोजेक्ट सीबर्ड चरण सेकंड ए की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। प्रोजेक्ट सीबर्ड का संबंध भारतीय नौसेना द्वारा 1986 में कर्नाटक के कारवार में तीसरे प्रमुख नौसैनिक अड्डे की स्थापना की योजना से है। इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण 2011 में समाप्त हुआ था। इस चरण की शुरुआत 10 जहाज़ों को समायोजित करने के लिए की गई थी। भारत में कोयला उत्पादन 2004-05 में 382.62 मिलियन टन था। यह 2022-23 में बढ़कर 893.19 मीट्रिक टन हो गया है। 2023-24 में इसके बढ़कर 1000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। कोल इंडिया लिमिटेड देश के स्वदेशी कोयला उत्पादन और आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान देता है। हाल ही में गुरुग्राम के एक रेस्तरां में खाना खाने के बाद लोगों को गलती से माउथ फ्रेशनर की जगह शुष्क बर्फ खाने को दे दी गई। इसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही आम बोलचाल की भाषा में शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्म करने पर यह पिघलकर तरल रूप में नहीं बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है। गैस निर्यातक देशों के मंच अर्थात GECF का 7वां शिखर सम्मेलन अल्जीयर्स घोषणा पत्र अपनाने के साथ संपन्न हुआ। इस घोषणा पत्र का लक्ष्य प्राकृतिक गैस का एक वहनीय एवं विश्वसनीय ऊर्जा के स्रोत में इस्तेमाल करना तथा सतत प्राकृतिक गैस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है।
GECF का मुख्यालय कतर के दोहा में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें विश्व के प्रमुख गैस निर्यातक देश शामिल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तुत्तुकुडी में कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इसका उपयोग लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों के प्रक्षेपण के लिए किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से तुलना करने पर यह उससे ज्यादा विशेषताओं से युक्त है। उदाहरण के लिए कुलशेखरपट्टिनम तुलनात्मक रूप से विषुवत रेखा के अधिक निकट अवस्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।